हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने जस्ट अभी अपना फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट किया है। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो होगा क्या बच्चों कि आपकी स्क्रीन पर एक एक करके क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आने के बाद वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप वीडियो को दोबारा प्ले कर कर देखेंगे उनके आंसर्स और समझेंगे उनका कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Let's see the first question. Burning of magnesium is an example of which reaction? Exothermic reaction, endothermic reaction. Sorry, first option is endothermic reaction, exothermic reaction, precipitation reaction or thermal decomposition reaction. So let's understand the concept of burning of magnesium. तो बच्चों, होता क्या है कि हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन होता है। ये रिबन कैसा होता है कि हमारे पास एक शीट होती है, प्लेन शीट होती है, जिसका कलर हमारे पास क्या होता है बच्चों? व्हाइटिश ग्रे। क्या होता है? व्हाइटिश ग्रे इसका कलर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी लैब में बर्नसन बर्नर होता है, जिससे हम चीजों को बर्न करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि हम इसके रिबन को बर्न करते हैं। तो हमारे पास हम क्या देखते हैं कि वी हैव सीन कि कुछ व्हाइट फ्लेम्स रिलीज होती हैं और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं नीचे, जो कि जमा हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों? एक पाउडर फॉर्म जो है वो जमा हो जाती है। और इस पाउडर फॉर्म का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? ये हमने आपको बताया है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस पाउडर का जो कलर होता है बच्चों, वो भी क्या होता है? व्हाइट होता है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो वो मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी Mg प्लस O2, दिस गिव MgO। अब ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है ये अभी बैलेंस्ड आउट नहीं है, हम इसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। जैसे ही हम 2 लिखेंगे तो 2 मतलब क्या हो गया कि वो Mg के भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड आउट। तो अब क्या होता है बच्चों कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर Mg और O दोनों ने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया है, विच इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। बट जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ऑप्शन में नहीं है। तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है रिएक्शन में बच्चों कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब भी हमारे पास दो एलिमेंट, दो स्पीशीज कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या होता है बच्चों? रिलीज ऑफ एनर्जी। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या हुई बच्चों? ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। जब मैंने आपको रिएक्शंस वाला चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमारे पास क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। क्यों? क्योंकि जब भी दो चीज कंबाइन करती है तो हमारे पास रिलीज ऑफ एनर्जी होता ही होता है। सो दैट्स वाई बच्चों हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें बच्चों एक ऑप्शन आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, जो मुझे आपको पढ़ाना था। तो थोड़ा सा हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी समझते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? तो बच्चों इसे समझने के लिए मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने आपको 2 ग्लास में पानी दिया, कांच के ग्लास में पानी दिया, और मैंने आपको साथ में एक में नमक मिलाने को कहा और एक में मिट्टी मिलाने को कहा। अब मैंने आपको कहा कि कुछ टाइम बाद आप नोटिस करना कि दोनों में क्या चेंजेस होते हैं। तो आप क्या देखोगे बच्चों कि जब आप नमक वाला सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें आपको कुछ खास अंतर नहीं पता चलेगा। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने उसमें नमक मिलाया था, क्योंकि वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है बच्चों, वहीं पर जब आप सैंड वाला सॉल्यूशन देखोगे तो आप क्या देखोगे कि आपका ये जो ग्लास है, ग्लास में जो पानी है, इसके नीचे सैंड के पार्टिकल्स जो है जमा हो चुके हैं। तो यही हमारे पास क्या होता है बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, जहां पे हम दो ऐसे सॉल्यूशन और दो ऐसे स्पीशीज को जब मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद हमारा उसमें कोई ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है जो हमारा इनसॉल्युबल होता है। राइट? तो वो कैसे होता है वो हम ज्यादा अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? हम रिएक्शन से समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, Na2SO4 प्लस BaCl2, दिस गिव BaSO4 प्लस NaCl। राइट? तो मैंने इसे बैलेंस आउट कर दिया है। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड आउट।
तो बच्चों पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये किस तरह की रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, और इस चीज का जवाब जो है आपको कमेंट में लिखना है। अब हम बात करते हैं अपना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, जो हम बात कर रहे थे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अलावा ये कोई दूसरी रिएक्शन है, जो मैंने जितने तरह की रिएक्शन आपको पढ़ाई है उनमें से आपको बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों की, जब हमारा NaSO4 जो है BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमारे पास फॉर्म करता है NaCl और BaSO4। और इसमें जो हमारा BaSO4 होता है ना बच्चों, ये हमारा इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल। तो ये हमारा कैसे दिखता है कि मान लो हमारे पास ये कोई टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये दोनों का सॉल्यूशन बना दिया, NaSO4 और BaCl2 का सॉल्यूशन बना दिया, तो हमारे पास देखने को क्या मिलता है कि इस टेस्ट ट्यूब के नीचे ना कुछ जमा हो जाता है ऐसा पाउडर फॉर्म में, जो कि हमारा इस पानी में सॉल्यूबल नहीं होता, वो नीचे बैठ जाता है। जैसे आपका ग्लास में रेत बैठ जाती है नीचे को, वो पानी में जो है डिजोल्व नहीं होती है, वो नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या है, ये भी नीचे बैठ जाता है, डिजोल्व नहीं होता है। सो दिस इज क्या बनता है, ये जो बच्चों चीज होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक सेकेंड स्पेलिंग को लिख लेती हूँ, मैं यही देख रही थी, प्रेसिपिटेशन वर्ड, राइट, प्रेसिपिटेशन। अब सही है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे ये जो चीज हमारे पास पाउडर जैसी फॉर्म जमा होती है, ये क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, उन्हीं रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो है उसका एग्जाम्पल है किसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, let's read the question. What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? Take the correct answer. I have option A, hydrogen gas and iron chloride are produced. B, chlorine gas and iron hydroxide are produced. C, no reaction take place. D, iron salt and water are produced. तो बच्चों हम ये कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। जनरली हमारे पास क्या होता है कि जब हमारा एक मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, तो वो हमारे पास क्या फॉर्म करता है बच्चों, सॉल्ट फॉर्म करता है, और उसके साथ साथ हमारे पास रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल में क्या दे रखा है, वी हैव आयरन। तो आयरन जब हमारा HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है FeCl2, और हमारे साथ में क्या रिलीज होती है बच्चों, गैस रिलीज होती है H2। अब हम इसे बैलेंस आउट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि H हमारे पास 2 है, तो हमने इसे 2 बनाने के लिए 2 बना दिया। और Cl को देखेंगे तो Cl भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। लेकिन जो हमने ये 2 लिखा है ना, इसके साथ साथ Cl भी बैलेंस आउट हो चुका है, Cl भी 2 हो गया है, तो यानी कि यहाँ पे 2 लिखने से हमारी जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस आउट हो चुकी है। तो इस रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि जब हमारा आयरन एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, FeCl2, यानी कि आयरन क्लोराइड फॉर्म करता है, और क्या रिलीज होती है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो यही तो हमारे पास प्रोडक्ट में बनता है बच्चों, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is respiration considered an exothermic reaction? तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रखा है कि आप इसे सब्जेक्टिव में कैसे लिखोगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जिसमें आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है सब कुछ। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे पहले तो एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, राइट। तो मैंने आपको बताया था अभी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास रिलीज होती है क्या, एनर्जी जो है हमारे पास रिलीज होती है। दोज रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ हमें इसके बाद क्या करना है, जब हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन कर दिया, तो फिर हम थोड़ा सा किसके बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो हम क्या इनहेल करते हैं, O2 गैस इनहेल करते हैं, राइट, बट हम रिलीज कौन सी करते हैं, वी रिलीज CO2। तो हाउ डज दिस हैपन कि हमारे जो O2 है वो CO2 में कन्वर्ट कैसे हो जाती है, राइट। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हमारा O2 जो है वो CO2 में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है, यही रिएक्शन होती है हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन में, जो कि हमें समझने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। तो ये क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है।
अभी ग्लूकोज कहाँ से आया बच्चों, हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे बॉडी के अंदर क्या रिलीज होता है, ग्लूकोज रिलीज होता है। और हम जो ये ऑक्सीजन लेते हैं, इस ऑक्सीजन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में पड़ती है। क्यों ब्रेक डाउन करना होता है बच्चों, वो इस रिएक्शन से समझेंगे हम। तो हमारे पास क्या होता है कि देखो, एक चीज तो पता है हमें CO2 रिलीज होना है, तो आप पहले तो CO2 लिख दो। CO2 के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्या रिलीज होता है बच्चों, हमारे पास H2O रिलीज होता है, और हमारे पास क्या रिलीज होता है, एनर्जी। क्या रिलीज होता है बच्चों, एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखो आपने क्या लिखा है, रिलीज एनर्जी। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरी चीज, आपको इस रिएक्शन को पहले तो बैलेंस आउट करना है। तो बैलेंस आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि आप देखोगे यहाँ C6 है, यहाँ पे C1 है, तो यहाँ पे आप 6 लगा दो। ऐसे ही करके आप यहाँ पर भी 6 लगेगा और यहाँ पर भी 6 लगेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड आउट। तो हमने देखा कि जो हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, हमने उसे देखा कि उसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी हम क्या पढ़ते हैं कि उसमें भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। सो दैट्स व्हाई हमारा जो रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन होती है, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, इट इज कंसिडर टू बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन में जो है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन आता है, तो आपको पहले तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें हमारा हीट रिलीज होता है। देन आप थोड़ा रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करोगे कि हम क्या करते हैं, हम O2 इनहेल करते हैं बट रिलीज CO2 करते हैं, और इसमें ये चीज कैसे होती है। और उसके बाद इसमें बहुत मेन है ये वाली रिएक्शन। तो अगर आप ये रिएक्शन लिखोगे तो आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे, लाइक आपको मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। तो इक्वेशन का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक इक्वेशन जो है आपका पूरा पैराग्राफ आप अकेले एक्सप्लेन कर देती है। सो दैट्स वाई इक्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये इक्वेशन लिखोगे और फिर आप इन द एंड समझाओगे कि कैसे दोनों ही रिएक्शन में हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बच्चों। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Name the substance used for whitewashing. How to prepare it? What will happen when it react with CO2? तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में ना आपको क्या है, देखो अगर यहाँ पे एक व्हाइट वॉशिंग वर्ड यूज करा गया है, ठीक है, हो सकता है कि कई बच्चों ने रिएक्शंस पढ़ी हो, बट कुछ कंपाउंड के ऐसे पर्टिकुलर या कॉमन नेम होते हैं वो ना पड़े हों। अब मान लो उस बच्चे को रिएक्शंस पूरी आती है बट उसे ये नहीं पता कि व्हाइट वॉशिंग कैसे कहते हैं, तो यानी कि अब वो उसे रिएक्शन पता होने के बावजूद भी वो ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन इस वीडियो में क्यों रखा है बच्चों, आपको ये बताने के लिए कि आपके लिए कुछ ऐसे कंपाउंड उनके कॉमन नेम आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे कई गिने चुने कंपाउंड है आपके एनसीईआरटी में, तो आपको क्या करना है कि उनको कॉमन नेम याद करने हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में पूछ लेते हैं, बोर्ड के अलावा आप जो अलग एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कोई देते हो तो वहां तो पूछते ही पूछते हैं। तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन रखा था। तो हम पहले बात करते हैं कि हमारे पास व्हाइट वॉशिंग का क्या फॉर्मूला होता है। जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास व्हाइट वॉशिंग का फॉर्मूला होता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है व्हाइट वॉशिंग का, CaOH। तो हमें पहले तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, हाउ टू प्रिपेयर इट। तो यानी कि पहले तो हमें इसका प्रिपरेशन का जो है फॉर्मूला लिखना है, इक्वेशन लिखनी है। तो वो कैसे लिखेंगे हम, CaOH कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चों, हमारे पास होता है CaO, उसमें जब हम पानी को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, CaOH का होल ट्वाइस। और साथ में क्या रिलीज होती है बच्चों, एनर्जी भी रिलीज होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना। इसमें हमने अभी क्वेश्चन, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो शायद इसी के बारे में था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जहाँ पे हीट रिलीज होती है। और इससे पहले अभी आपने रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन भी देखी जहाँ पे आपके पास हीट रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके दिमाग में अब तक बैठ गई होगी कि कौन सी रिएक्शन होती है जो जिसमें हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि हमारा जो है व्हाइट वॉशिंग कैसे होती है, कैसे फॉर्म होती है। अब क्या होता है ना, ये जो CO होता है इसको बच्चों क्विक लाइम बोलते हैं, इसका भी कॉमन नेम होता है, इट इज क्विक लाइम। और ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है व्हाइट वॉशिंग, इट इज व्हाइट वॉशिंग का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट हैपन व्हेन इट रिएक्ट विद CO2। तो जब हमारे पास व्हाइट वॉशिंग यानी कि CaOH का होल ट्वाइस CO2 के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो हमारे पास फॉर्म होता है CaCO3 प्लस H2O।
ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है हमारे पास, हम इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन। इसका भी कॉमन फॉर्मूला होता है, लाइम कॉमन नेम होता है लाइम स्टोन। ये क्या होता है बच्चों, जो आपके घर में मार्बल्स लगते हैं, जो पत्थर लगते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास यही होता है। ये हमारे पास किसका कॉमन फॉर्मूला होता है? ये हमारे पास मार्बल्स का जो होता है, इसको क्या कहते हैं? हम मार्बल्स भी कहते हैं। और ये तो हमारे पास क्या है? व्हाइट वॉशिंग है ही। तो जब व्हाइट वॉशिंग हमारे पास CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या वो फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है लाइम स्टोन। ठीक है बच्चों। और हमारे पास रिलीज होता है साथ में वाटर। तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका अगर मैं आपको प्रैक्टिकली आपको समझाऊं तो ये जो हमारे पास व्हाइट वॉशिंग होती है ना, जब आप अपनी दीवारों पे लगाते हो तो वो 3-4 दिनों में जो है सूखती है, और सूखने के बाद तब उसकी एक लेयर फॉर्म होती है आपकी वॉल्स पे, जो लेयर किसका लेयर क्या होती है? लाइमस्टोन। तो जो वो लेयर फॉर्म होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है CaCO3। ठीक है बच्चों। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड by adding antioxidant, storing food away from light, keeping food in refrigerator, all of the above। तो बच्चों रेंसिडिटी को समझते हैं पहले। रेंसिडिटी क्या होती है? हमारे पास जो हमारे पास क्या होता है? फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, ठीक है, जब वो एक्सपोज होते हैं। एक सेकेंड बच्चों। तो जब वो हमारे पास क्या होते हैं, जब वो एक्सपोज होते हैं एयर में, एक्सपोज होते हैं एयर में, तो वो क्या होते हैं? वो ऑक्सीडाइज होते हैं, राइट। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स ही लिख रही हूँ। पहला तो क्या है कि पहला हमारे पास ऑयल फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं। जब वो हमारा एक्सपोज होते हैं एयर में तो वो हमारे पास क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है। ऑक्सीडाइज होने के बाद हमारे पास क्या होता है बच्चों? उनमें चेंज आ जाता है। कैसा चेंज? उनकी जो स्मेल होती है, स्मेल एंड टेस्ट, वो जो होता है उनका चेंज हो जाता है, चेंज। तो क्या होता है? उनकी स्मेल और उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? वो खराब हो जाते हैं। एक तरीके से जब वो खराब हो जाते हैं तभी उनका जो है स्मेल और उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप उनको जो है एयर में एक्सपोज कर देते हो, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? हम उसको या तो एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। हम प्रिवेंशन के लिए हम हर वो चीज करते हैं जिससे वो जो है एयर के साथ कांटेक्ट में ना आए, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। क्यों करते हैं? ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम अगर उसे फ्रिज में रख दे तब भी वो जो है उसको वो गर्मी नहीं लगेगी, वो उसका एक एनवायरनमेंट जो है ठंडा रहेगा। वो उतना जल्दी रिएक्ट नहीं होगा जितना वो फ्रिज में रखने से वो है उसका जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं? हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होगा कि वो एयर से उसका एक्सपोजर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा बच्चों क्या होता है कि हमारे पास जो चिप्स होते हैं, जो बाहर चिप्स आते हैं, जो बच्चे कहते हैं कभी कभार उनके अंदर इतनी बड़ी ज्यादा गैस भरी होती है, तो वो गैस क्यों भरी होती है बच्चों? वो इतने फूले फूले क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक गैस भरी जाती है, कौन सी? नाइट्रोजन। और वो गैस क्यों भरी जाती है कि वो जो जितने भी हमारे चिप्स और ये प्रोडक्ट होते हैं, चिप्स जैसे, वो हमारे क्या होते हैं? फैट एंड ऑयल कंटेनिंग प्रोडक्ट होते हैं। तो उनको जो है रेंसिडिटी अगेन वही कि अगर वो एक्सपोज हो गए एयर से और ऑक्सीडाइज हो गए तो वो जो है खराब हो जाएंगे। रेंसिडिटी को आप एक तरीके से समझ सकते हो कि फूड का खराब होना। तो उसे खराब होने से बचाने के लिए हम उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो बच जाए। तो हमारे जो ऑप्शन है वो हमें क्या लिखा है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एडिंग ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट। तो ये तो हमारा करेक्ट है। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, ये भी मैंने सही बोला। लाइट से मतलब है कि आपको कोई एक्सपोजर ऑफ एयर से यानी ऑक्सीडेशन होने से बचाना है। सी ऑप्शन क्या है? कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि हम फ्रिज में भी रखते हैं। तो डी ऑप्शन है हमारा ऑल द अबव। तो हमारे जो है तीनों ही ऑप्शन जो है सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल द अबव। ठीक है बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकली रस्ट इज। तो बच्चों यहाँ पे रस्टिंग की बात हो रही है। रस्टिंग मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो आयरन होता है, हमारा आयरन जो होता है, जब हमारा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज कैसे होता है बच्चों? जब वो हमारा खुली हवा में रखा होता है और वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो वो उसकी ना रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? जरने लगता है। कैसे जरने लगता है? उसके ऊपर एक ब्राउनिश रेडिश कलर की कोटिंग आने लगती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो जरने लगता है, वो खत्म होने लगता है, उसकी जो केपेबिलिटी है वो रिड्यूस होने लगती है। तो ये होता है रस्टिंग। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रस्टिंग का केमिकली फॉर्मूला क्या होता है? केमिकली रस्ट किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पे आयरन की बात हो रही है, तो आयरन में हमारे पास Fe तो हमारा आएगा ही आएगा फॉर्मूले में। ठीक है बच्चों। Fe के बाद हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा रस्टिंग में क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन यानी एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो आप समझ सकते हो कि एक तो ऑक्सीजन की कॉन्टेक्ट में आएगा वो। दूसरा मैंने बोला या तो मॉइस्चर या एसिड। मॉइस्चर या एसिड, मॉइस्चर में आपके पास पानी हो गया, एसिड में आपके पास क्या हो गया? एक
H+ होता है, आपने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन तो है ही। तो ये दोनों चीजों जो की कॉन्टेक्ट में जब हमारे पास Fe आता है तो वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके फॉर्मूले में ये दोनों चीजें भी आएंगी, राइट। तो हम इससे कैसे समझ सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है Fe2O3 डॉट हमारे पास HH2O, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस में देखें, हाइड्रेटेड फेरस, ओनली फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तो हमारे पास जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि क्या लिखा है मैंने Fe2O3 डॉट X इंटू H2, जिसमें हमारे पास पानी भी होता है। जब वो मॉइस्चर या फिर एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तभी हमारे पास जो है रस्टिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हमें यहाँ पे कह रहा है वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल बिकॉज इट इज अ वाइट सॉलिड, अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, नन ऑफ दीज। तो बच्चों इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा सिल्वर क्लोराइड का इसका जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना बच्चों, जब हम उसे सनलाइट में रखते हैं, ये आपकी एक्टिविटी भी है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हो तो आप क्या देखते हो कि इसका कलर जो है ना चेंज हो जाता है, वो ग्रे कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस रिएक्शन को बैलेंस आउट करना है, हमारे पास Cl कितने हैं, 2, तो 2 लिखा, 2 लिखने से Ag भी डबल हो जाएगा, तो Ag को यहाँ पे बैलेंस आउट करना पड़ेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड आउट। तो मैं क्या कह रही थी कि जब आप AgCl को सनलाइट में रखते हो तो जो इसका कलर है वो चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रे। और ये ग्रे कलर क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू दिस सिल्वर। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे डीकम्पोज हो जाता है, क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? मैंने इसका आंसर अपने बातों बातों में दे दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये किस तरह की रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो ये क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया, यानी ब्रेक हो गया। तो ये ब्रेक हो जाता है, और इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है हमें कलर से, ये इसका कलर चेंज हो जाता है, ये ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि ये डार्क बॉटल में क्यों रखा जाता है। तो इसमें एक ऑप्शन था टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है डीकम्पोज हो जाता है, ये कलर इसका चेंज हो जाता है, तो एक तरीके से इसमें रिएक्शन हो जाती है। तो हम उस चीज को बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, डार्क कलर में रखते हैं, क्योंकि सनलाइट में तो ये रिएक्शन कर देता है, दैट्स वाई, ठीक है बच्चों। Now moving to the next one. Read the question. When crystal of lead nitrate are heated strongly in dry test tube, crystal immediately melt. Brown residue is left. White fume appear in the tube. A yellow residue is left. तो बच्चों यहाँ पे हम समझते हैं लेड नाइट्रेट का कॉन्सेप्ट। तो लेड नाइट्रेट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। जब हम इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ना बच्चों, तो होता क्या है कि ये ब्रेक होता है, किसमें? PbO में ब्रेक होता है, प्लस NO2 में ब्रेक होता है, प्लस O2 में ब्रेक होता है, ठीक है बच्चों। ये इन सब में ब्रेक होता है। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले तो हम इसे बैलेंस आउट करेंगे लाइक दिस। तो हमने इस रिएक्शन को जो है बैलेंस आउट कर दिया है। तो ये रिएक्शन भी आपकी क्यों है, एनसीईआरटी में गिवन है। आपको इसीलिए बोलती हूँ मैं कि अपनी जो एनसीईआरटी, देखो बच्चों अगर मैं सच बताऊँ तो आपकी एनसीईआरटी में कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन गिवन नहीं है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे या रोज एक रिएक्शन भी रिवाइज करोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे फ्यूचर हायर स्टडीज में भी, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ लिया करो, आप याद कर लिया करो। तो अब कई बच्चे जो है इसको छोड़ देते होंगे, बट देखा आपका ये क्वेश्चन जो है मैंने उठाया है प्रीवियस ईयर बोर्ड से, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप ये पढ़ा करो। तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है लेड नाइट्रेट की। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलता है। तो जब हम इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं बच्चों, तो ये डीकम्पोज होता है, किस किस में? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन इसमें NO2 गैस में और O2 गैस में। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस गिवन है ये क्या है? क्रिस्टल इमीडिएटली मेल्ट, अ ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, व्हाइट फ्यूम अपीयर इन द ट्यूब, अ येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट। तो बच्चों यहाँ जो ये गैस होती है ना NO2, ये हमारे पास क्या होती है, ब्राउन इन कलर होती है। क्या होती है? ब्राउन। ये ब्राउनिश कलर की गैस होती है। तो जो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है ना, ब्राउन रेसिड्यूज लेफ्ट, तो ये जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस विल बी करेक्ट आंसर कि इसमें हमारे पास क्या है, ब्राउन रेसिड्यू देखने को मिलता है, और वो किसकी वजह से होता है? NO2 गैस की वजह से होता है, ठीक है। आपको किसी और फॉर्म में इस क्वेश्चन को ये पूछ लेगा कि ब्राउन गैस कौन से मॉलिक्यूल की वजह से होती है? NO2 की वजह से होती है। तो हमने यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन रेसिड्यू। मतलब क्वेश्चन का जो है ना आपका लैंग्वेज बदल देगा, बट अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लोगे तो आप हर क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पाओगे।
ठीक है बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। What type of reaction occur when electricity is passed through water? Displacement, combination, decomposition, double displacement। तो बच्चों हम इसे समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास वाटर होता है, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है H2O। जब हमारे पास हम यहाँ पे क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों, वो हमारे पास क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अगर मैं लिखूं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, एक तरीके से चार्ज होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये हमारा H2O को ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब देखो जैसे ही मैं एक ब्रेक वर्ड बोलती हूँ ना, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रेक हो गया, डीकम्पोज हो गया, ये कौन से रिएक्शन के लिए होते हैं बच्चों, ये होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है H2O ब्रेक होगा किसमें, H प्लस, H पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक तरीके से डीकम्पोज हो जाता है, तो जिसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो हम ऑप्शन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन। तो डी डीकम्पोजिशन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ब्लैक कोटिंग और सिल्वर इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने रस्टिंग की बात की थी। रस्टिंग में क्या होता है बच्चों, हमारे पास केवल आयरन की बात होती है, राइट, कि हमारा जब आयरन जो है जरने लगता है, उसे साइंस में इंग्लिश में क्या कह देते हैं, हम रस्टिंग कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या केवल आयरन ही ये प्रॉपर्टी शो करता है क्या जरने वाली, ऐसा नहीं होता बच्चों, हमारे पास और भी एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी जरने, जब वो गलने लगते हैं समय के साथ, जब वो मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उनमें रिएक्शन हो जाती है और वो अपनी कैपेसिटी लूज करने लगते हैं, वो कमजोर होने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जरना बोल देते हैं। ठीक है, तो ये और भी एलिमेंट शो करते हैं, जैसे हमारे पास सिल्वर शो करता है, हमारे पास कॉपर शो करता है। तो जब सिल्वर ये चीज, जब और मेटल्स ये चीज शो करते हैं ना बच्चों, तो हम उसे क्या कह देते हैं, हम उसे कोरोजन कह देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो कलर, आयरन में जब कलर चेंज होता है तो वो क्या होता है, मैंने अभी बताया था, वो ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउनिश रेड कलर की एक उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, क्या आती है, ब्राउनिश कलर की कोटिंग आ जाती है। तो हमारे पास कोरोजन में क्या होता है, हमारे पास सिल्वर शो करता है, हमारे पास कॉपर शो करता है, और इन सब में भी हमारे पास एक कलर की कोटिंग देखने को मिलती है जब यहाँ पे हमारा जो है ये एलिमेंट जरने लगते हैं। तो सिल्वर में हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक ब्लैक कलर की कोटिंग देखने को मिलती है जब वो कोरोइड होने लगता है। तो क्वेश्चन में पूछा है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज एन एग्जांपल ऑफ रस्टिंग, हीटिंग, कोरोजन, कूलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी विल बी द करेक्ट आंसर, कि ये क्यों होता है, ड्यू टू कोरोजन होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा। कुछ कॉन्सेप्ट जो आपने पहले छोड़ दिए होंगे, उन कॉन्सेप्ट का भी आपको यहाँ पे जो है रिवीजन हो गया होगा। तो हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, हम आगे और भी इसी तरह के क्वेश्चंस लाएंगे बच्चों, इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू बच्चों, डू लाइक एंड शेयर, कीप वॉचिंग।